चैप्टर 6 9th का क्या है? लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। अब देखिए जरा, रेखा और कोण क्या है, लाइंस और एंगल्स क्या होती है। तो पहले जरा समझिए कि लाइंस एंगल्स पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन से गुण लगते हैं। तो सबसे सिंपल पहली बात ये बताइए कि लाइंस क्या है, रेखाएं क्या होती है। तो लाइंस का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ पॉइंट्स अरेंज्ड ऑन ए प्लेन। देखो लाइन का मतलब सिंपल यही है कि ग्रुप ऑफ पॉइंट्स अरेंज्ड ऑन ए प्लेन। मतलब क्या कि एक प्लेन पर किसी भी तल पर बिंदुओं के समूह को हम रेखा कहते हैं। शर्त क्या है, इट शुड बी स्ट्रेट, मतलब सीधे समूह को। कहने का मतलब ये हो गया, ये आपकी लाइन है, रेखा है, ठीक, ये आपकी लाइन है, रेखा है। तो सिंपल एक दूसरी डेफिनेशन ये होती है लाइन की कि इफ वी ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑन ए प्लेन इट फॉर्म्स ए लाइन। मतलब अगर हम तल पर दो बिंदुओं को मिला दें वो लाइन बन जाती है। सिंपल, ये बिंदु दोनों को मिला दिया, ये लाइन है। देखो ये लाइन आगे बढ़ सकती है, मतलब ये एरो हमेशा रहेगा, चाहे हम इसमें ना भी दिखाएं। मतलब अगर हम ऐसे खींच भी देते हैं तो भी ये हमेशा किसी भी साइड बढ़ सकती है। ये यूक्लिड्स का नियम है एक, वो पढ़ेंगे बाद में। लेकिन सिंपल लाइन की बात करें तो लाइन क्या होती है, यही होती है ना। देखो अब लाइन में बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइन का मतलब अगर मैं इसमें लाइन सेगमेंट भी होता है, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, कोई भी दो बिंदु उठा दिए, मान लो ये और ये, जैसे ये लाइन है आपकी ए बी, या फिर लाइन का नाम सिर्फ छोटे वाला एल भी दे सकते हैं। इस लाइन का नाम हम एल लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं। अब इनके बीच के कोई भी दो बिंदु उठा दो, मान लो ये सी और ये डी, तो ये सी डी क्या है आपकी, ये जो सी और डी है ये आपके लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, ठीक। ऐसे ही किरण क्या होता है, रे। तो रे मतलब मान लो कि इस बिंदु को ले लिया और इधर से एरो लगा दी, मतलब इधर ये स्टॉप कर दी हमने और इधर ये आगे बढ़ रही है, इसे कहते हैं किरण, रे। ये क्या होती है आपकी रे। बात समझ में आ रही है। देखो ये लाइन होती है आपकी, रेखा होती है, ठीक। ये आपकी लाइन सेगमेंट होती है जिसके दोनों तरफ पॉइंट लगाओ, मतलब ये टर्मिनेट कर दिया हमने, इतनी सी ले ली, ये यहां खत्म, ये यहां खत्म, ये क्या होती है, लाइन सेगमेंट, मतलब रेखाखंड। रेखाखंड। और ये क्या होती है आपकी, किरण कहते हैं इसको, रे। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो ये टर्मिनेट हो जाती है, एक तरफ बंद हो जाती है, एक तरफ आगे बढ़ती रहती है, तो इसे कहते हैं रे, किरण। तो लाइन सेगमेंट और रे, ये बातें समझ में आई क्या होती हैं। तीनों में थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा अंतर है कि दोनों तरफ बढ़ रही है तो लाइन है, एक तरफ बढ़ रही है तो किरण है। देखो ये इधर भी हो सकती है, मतलब ये भी रे है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ खत्म होगी, एक तरफ एरो रहेगी, मतलब एक तरफ इनफाइनाइट बढ़ेगी, एक तरफ स्टॉप कर देगी। ऐसे ही अगर दोनों तरफ से बिंदु लगा दिया तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता है, रेखाखंड हो जाता है। अब इसके बाद बारी आती है, देखो लाइन के बाद कि एंगल क्या होते हैं। देखो लाइन तो आपने समझ लिया क्या होती है, अब बात करो, समझो कि एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल्स ये होते हैं ना, देखो एंगल्स की बात करते हैं अगर हम, कोण। तो कोण का सिंपल सा मतलब ये है कि इफ टू रेज मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। मतलब ये देखो एक बिंदु है, यहां एक रेखा गई है, एक ये दोनों आपकी रे है ना, किरण है, रे, दोनों किरण है आपकी। तो देखो जरा, अब ये दोनों किरण एक बिंदु पर, एक बिंदु ये ओ पर मिल रही है। तो मान लो आपका ये ए, ये बी, तो ये क्या हो गया, ए ओ बी एक कोण हो गया। क्या हो गया, ये एंगल ए ओ बी हो गया। सिंपल, देखो बेसिक से बात कर रहे हैं कि एंगल होता क्या है, बात समझ आई। वैसे सबको पता है एंगल का मतलब, ऐसे कर दिया हमने, ये एंगल बन गया। लेकिन अगर आप ढंग से देखो तो जो एंगल होता है वो क्या होता है, दो किरणों का एक बिंदु पर मिलना ही तो होता है। दो रेज, टू रेज एक जगह मिल रही है, ओ। देखो इसको वर्टेक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ये भी वर्टेक्स हो सकता है, ये भी वर्टेक्स हो सकता है किसी और एंगल के लिए, लेकिन इस एंगल पे ये वर्टेक्स है आपका, क्या, ओ। शीर्ष आपका क्या है, ओ है। तो इस वर्टेक्स पर दो किरण मिल रही है, तो ये एंगल बन गया। अब एंगल कई टाइप के होते हैं, पता है ना आपको। तो देखो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। ये एंगल हो गया, ठीक, लेकिन एंगल कई तरह से बन सकते हैं। तो एंगल्स के टाइप की बात करें तो पहला एंगल क्या होता है आपका, तो सिंपल होता है आपका एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, न्यून कोण। तो न्यून कोण आपने पढ़ा होगा। न्यून कोण क्या होता है, तो वो कोण जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। बात समझ आ रही है ना, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ये होता है इसका मतलब कि 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक आपके क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। कैसे, ये भी एक्यूट एंगल है, मान लो अगर ये 30 डिग्री का है तो, ठीक। ऐसे ये भी एक्यूट एंगल है, अगर ये 60 डिग्री का है तो भी, 75 का है तो भी।
89 डिग्री तक आपके एक्यूट एंगल होते हैं, उसके बाद 90 डिग्री वाला एक्यूट एंगल नहीं होता है, और 1 डिग्री से कम 0 डिग्री वाला तो कुछ होता ही नहीं है, वो एंगल ही नहीं होता। तो ये देखो जरा, 1 डिग्री से 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल न्यून कोण। इसके बाद बारी आती है दूसरा क्या, राइट एंगल की। राइट एंगल मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, सम कोण। तो सम कोण क्या होते हैं, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री के होते हैं, जो बिल्कुल 90 डिग्री वाला कोण होता है ना, वो आपका सम कोण होता है। इसकी सिंपल सी पहचान क्या है, जो 90 डिग्री का होता है कि वो बिल्कुल एल की शेप बनाएगा। एक जो इंग्लिश लेटर होता है ना एल, ये देखो ये एल, तो बिल्कुल परफेक्ट एल बनता है वो। तो ये 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का सिंबल ऐसे डिब्बे से बनाते हैं। कहने का मतलब अगर कहीं पर आपको सिर्फ ये डिब्बा जैसा बना रखा है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। बेशक उसने ना भी लिखा हो ना 90 डिग्री, तो भी ये 90 डिग्री का ही है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री में ही सिर्फ ऐसा कोण का निशान बनता है, वरना ऐसे बनता है, देखो ये आर्क लगती है, लेकिन इसमें जो है डिब्बे जैसी बन जाती है। तो ये आपकी 90 डिग्री का कोण है, इसको क्या कहते हैं हम, राइट एंगल या सम कोण कहते हैं। ठीक, इसके बाद बारी आती है 90 से बड़ा हो जाए। अगर देखो 89 तक रहा तो एक्यूट एंगल, 90 हुआ तो सम कोण, और अगर 90 से बड़ा हो जाए तो 90 से बड़ा हो जाए तो आपको क्या कहते हैं उसको, ओब्ट्यूज एंगल। ओब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब क्या, अभी बताया 90 से बड़ा, तो इसका मतलब कि 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। याद रखना, 90 से बड़ा 180 से छोटा, मतलब कि 91 डिग्री से 179 डिग्री तक आपका क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो कोई भी एंगल देखो 90, एक बात समझना, ये ऐसे 90 होता है। ठीक, ये जितना अंदर झुकाते हैं उतना 90 से कम होता है, और इसको जितना बाहर निकालते हैं 90 से, मान लो इसको और इधर घुमा दिया तो ये वाला आपका 90 से ज्यादा हो जाता है। तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। मान लो ये 120 डिग्री का है, ऐसे ये भी ऑब्ट्यूज हो गया। मान लो ये आपका 150 डिग्री का है, तो ठीक, ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा के होते हैं और 180 से कम होते हैं। बस अब एक बात समझना, आपको सिर्फ फिगर देख के भी पता चल सकता है कि ऑब्ट्यूज है या नहीं। मान लो अगर कोई ऐसे है तो वो 90 डिग्री आप मान सकते हो, लेकिन अगर कोई झुकी हुई है अंदर की तरफ, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। और अगर कोई बाहर की तरफ निकली हुई है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। एक चौथा एंगल होता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब सीधा एकदम, स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं यजु कोण, रिजु कोण। देखो जरा ये क्या होता है, तो ये आपका होता है एकदम सीधा, मतलब 180 डिग्री वाला जो होता है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी लाइन। मान लो ये होगी आपकी, इसमें भी दो किरण है। कैसे हैं दो किरण, तो मान लो ये वाला पॉइंट O है, तो एक OP किरण है, एक OQ किरण है। तो मतलब दो एंगल बनेंगे तो दो रे तो होंगी आपकी, कौन कौन सी, OP और OQ, दो रे हैं। ये दोनों एक ही सीधी लाइन में आ गई, इसीलिए ये 180 डिग्री की है। तो ये क्या है, 180 डिग्री है। जरूरी नहीं है ऐसे, मतलब अगर ऐसे भी सीधी लाइन है आपकी तो ये भी आपका 180 डिग्री का ही कोण होगा। जो भी स्ट्रेट लाइन है आपकी वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। दो टाइप के एंगल्स और होते हैं आपके, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, पूरक और संपूरक कोण। ये क्या होते हैं, तो एक बात समझो, मान लो आपका ये कोण है दो, एक कोण है आपका 45 डिग्री का, एक कोण है आपका 45 नहीं, चलो एक कोण है 40 डिग्री का, एक कोण है 50 डिग्री का। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बिल्कुल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, पहले वो समझो जरा एक बार। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, पूरक कोण। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि अगर दो कोणों का सम, अगर योग ना दो कोणों का, वो क्या है, 90 डिग्री है। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो संपूरक, पूरक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे, देखो ये 40 डिग्री है, 50 डिग्री, दोनों क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बिल्कुल, क्यों, इन दोनों का योग 90 डिग्री है। तो कैसे कहते हैं, देखो 40 डिग्री का 50 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। कहने का मतलब मैं आपसे अगर पूछूं कि 30 डिग्री कोण का पूरक कोण बताइए, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो आप क्या बोलेंगे, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि पूरक मतलब जो जोड़ने पर 90 बन जाए। तो आप सीधी सी बात है, दोनों 90 डिग्री योग करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के हैं। कहने का मतलब 60 30 का पूरक है और 30 60 डिग्री का पूरक है। ये होता है पूरक कोण। कुछ भी हो सकता है, 45 45 भी पूरक है एक दूसरे के। दिन का भी 90 डिग्री रहता है, 20 डिग्री 70 डिग्री। तो कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है वो पूरक कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, तो शायद आपने सारी चीज पढ़ी भी हो, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, एक बार बेसिक बता रहा हूं दोबारा से।
क्योंकि देखो अब इसके बाद ना चैप्टर 6 के बाद आपका 7, 8, 9, 10 सब इसी पे है, लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, इन सब पे। तो आपको एक बार पता होना चाहिए क्या होती है एंगल्स, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्या सप्लीमेंट्री, और मतलब और कैसे लाइन काटती है, कौन कौन से कोण बनते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। एक बार बेसिक क्लियर हो जाए तो आपको छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां सभी चैप्टर इजीली समझ आएंगे। तो इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें आपको पता भी होंगी, कुछ नई भी सीखोगे, कुछ नई चीज सीखोगे, कुछ पहले पता होगी आपको। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। तो समपूरक कोण का मतलब यह है कि जिन दोनों का योग 180 डिग्री, जैसे 90 डिग्री हो तो पूरक, और अगर 180 डिग्री योग हो तो समपूरक। कैसे, देखो सम क्या होना चाहिए आपका, योग 180 डिग्री। तो कहने का मतलब अगर मैं कहूं आपका कि 70 डिग्री का संपूरक बताओ, सप्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, तो 110 डिग्री हो जाएगा। देखो 110 और 70 जोड़कर 180 डिग्री आता है। तो ऐसे ही मैं आपसे पूछ दूं कि क्या 20 डिग्री और 160 डिग्री संपूरक है, तो बिल्कुल है, आराम से हो सकता है संपूरक, क्यों, दोनों का योग 180 डिग्री है। तो वैसे ही संपूरक मतलब कोई भी जिनका योग 180 डिग्री हो जाए, और जिनका योग 90 हो जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका 180 हो वो सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो दो तरह की आपकी लाइंस हो सकती हैं जो काटे और ना काटे। देखो लाइंस अगर दो लाइन खींचते हैं तो कैसे आ सकती हैं कि या तो वो दोनों लाइन दूसरे को ऐसे काट देंगी, है ना, किसी भी तरीके से काट देंगी, और एक हो सकती है कि दोनों लाइन दूसरे को कभी भी ना काटे। देखो तो दो तरह की मेन आपकी लाइन होती है, देखो दो तरह की, कौन सी, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और दूसरी क्या होती है आपकी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरी होती है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर रहेंगी, मतलब ये आगे कितनी बढ़ा लो काटेंगे नहीं। ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे भी खींच दी ना तो ये प्रतिच्छेदी है, क्यों, क्योंकि इनको मैंने अगर आगे बढ़ा दिया तो ये काटेंगे जरूर, तो इनको कटवाना पड़ता है अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लगानी है तो आप याद रखें दो तरह से रेखाएं हो सकती है, ये रेखे पैरेलल, तो दोनों रेखाओं पर कोण बनते हैं। देखो ये रेखा पर कोण बन रहे हैं, इस पर भी अगर कोई तीसरी रेखा आती है जिसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, तिर्यक रेखा, तो भी कुछ कोण बनते हैं। तो वो दोनों कोण कौन किसके बराबर होता है वो पढ़ते हैं जरा आप। देखो पहले बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो एक बात देखिए जरा, सिंपल बात, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, दो स्ट्रेट लाइंस मतलब दो सीधी लाइन एक दूसरे को काटती हैं, तो कुछ नियम लगते हैं। क्या, तो सबसे पहला जो नियम है ना वो ये होता है कि वर्टिकली, देखो कब की बात हो रही है, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात हो रही है ना, दो तरह से लाइन हो सकती है, दूसरे को काट सकती है और समांतर हो सकती है। तो अगर काटती है, अगर इंटरसेक्ट करती है, तो क्या बनता है, सबसे पहला नियम जो बनता है वो ये बनता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो मान लो मैं नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4, तो शीर्षाभिमुख का मतलब आमने सामने वाले, कहने का मतलब 1 के सामने 3, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, 2 के सामने 4, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, यही है शीर्षाभिमुख कोण। तो कभी भी मान लो, अगर मान लो आपको ये वाला 30 डिग्री दिया है, मान लो ये वाला आपको 70 दिया है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप इसको 70 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपको ये वाला 110 डिग्री दिया है तो इसको आप ऑटोमेटिक 110 डिग्री लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसका यूज तभी होता है कि मान लो अगर एक कोण दिया हो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगा के, क्योंकि दो रेखाएं जब भी काटेंगी तो आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, आमने सामने वाले कोण का नाम क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। अब उसके बाद देखो जरा, शीर्षाभिमुख कोण के बाद क्या लगती है इसमें प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी लगती है आपकी क्या, लीनियर पेयर एक्सियम, मतलब रैखिक जुगम वाली, लीनियर पेयर वाली, वो क्या होती है। तो एक बात देखो, पहले समझो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ये होता है जो दो सटे हुए कोण है, कहने का मतलब कि एक ही वर्टेक्स पर जो दो कोण बने हुए हैं, देखो एक कोण ये बना है, ठीक, इसी पर मैंने एक कोण ये बना दिया, तो ये दोनों आपके क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का वर्टेक्स जो है वो एक ही है। मान लो ये, यहीं से ये वाला कोण भी निकला पड़ा है और यहीं से ये वाला कोण भी निकला पड़ा है, तो ये होता है आपका एडजेसेंट एंगल्स। तो एक बात समझो, एडजेसेंट एंगल का ही रूल है अगला, क्या, कि अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स मतलब आसन संगत कोणों का योग, आसन या संगत बोलते हैं एडजेसेंट को, तो आसन या संगत कोणों का योग 180 डिग्री है,
वो अगर सप्लीमेंट्री है तो किसी भी भाषा में बोल सकते हैं आप। तो अगर मैंने बोल दिया आसन कोण संपूरक है, इसका मतलब क्या कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, एक ही बात है ना, संपूरक मतलब योग 180 डिग्री। या मैं बोल दूं ऐसे कि इफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या मैं बोल दूं इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, बात तो एक ही है ना, सम बोलूं सप्लीमेंट्री या फिर 180 डिग्री बोलूं, एक ही बात है। तो अब देखिए, तो आप लिखेंगे सीधा कि इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, दीज फॉर्म ए लीनियर पेयर, दीज फॉर्म ए लीनियर, तो दीज फॉर्म ए लीनियर पेयर। हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, यदि आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो यह रैखिक युग्म बनाते हैं। अब एक बात समझो, रैखिक युग्म का मतलब क्या है, यह रैखिक युग्म बनाते हैं, इसका मतलब यह है कि वो एक सीधी लाइन है। कहने का मतलब अगर आपको मैंने ऐसे लाइन दे दी दो, ठीक, और मैंने आपको बोल दिया ये 70 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। अब मैं आपसे बोलता हूं ए ओ बी सी डी, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ कि क्या ए ओ बी एक सीधी लाइन है, तो कब होगी सीधी लाइन, तो याद रहे जहां पर रैखिक युग्म लगता है ना, जहां पर लीनियर पेयर लगता है वही सीधी लाइन होती है। तो कहने का मतलब अगर आपको जब कहीं चेक करना हो कि लाइन सीधी है या नहीं, या प्रूव करना हो कि प्रूव दैट ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, मान लो ऐसे बोला कि सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, तो आप क्या करेंगे, ए ओ बी मतलब कि इस ओ पर जो दो आसन कोण होंगे, कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे, अगर 180 डिग्री आया तो ऑटोमेटिक ये सीधी लाइन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये नियम है ना कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं, और लीनियर पेयर बनाते हैं मतलब कि एक सीधी लाइन है। तो ये लीनियर पेयर का मतलब इतना ही है, देखो इसको दोनों तरह से पढ़ते हैं, सीधा भी उल्टा भी। कहने का मतलब अगर 180 डिग्री योग है तो इसका मतलब वो सीधी लाइन है, बात समझ में आई, और अगर वो सीधी लाइन है तो 180 डिग्री का कोण उनका योग होगा। कहने का मतलब अगर मान लो सीधी लाइन दिख रही है हमें, ऐसे कोई सवाल आ जाए, ठीक, ये 70 और ये वाला एंगल पूछ ले हमसे x, तो आप क्या कहोगे, देखो आपको ये 70 और x मिला के जो रेखा बन रही है ये एक सीधी रेखा नहीं बन रही है, तो अगर ये सीधी रेखा है इसका मतलब आप इन दोनों का योग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। कारण क्या रहेगा, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर बस आपका एक रीजन है, क्या ये लीनियर पेयर से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि अगर योग 180 है तो वो सीधी लाइन है, और अगर सीधी लाइन है तो योग 180 होगा। कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर मान लो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का योग 180 दिखा देंगे, और अगर मान लो सीधी रेखा दिखानी है तो इन दोनों का योग 180 दिखा के आप प्रूव कर देंगे सीधी रेखा है। तो बस यही है नियम, सिंपल सरल भाषा में यही है कि अगर दो रेखाओं पर आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो सीधी रेखा है, और इसका उल्टा क्या कि यदि वो सीधी रेखा है तो उसके दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप। दूसरी लाइन होती है आपकी पैरेलल लाइंस, मतलब समांतर रेखाएं। तो अब बताया ना समांतर रेखा क्या होती है, पैरेलल लाइंस वो दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कहने का मतलब ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये आपकी मान लो नाम दो तरह से दे सकते हैं, इसको एल एम कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी नाम दे सकते हैं ए बी सी और डी, दो तरह से नाम दिए जाते हैं, ठीक। तो मान लो ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखा है। तो यहां पर कब कोण बनते हैं, जब कोई एक तीसरी रेखा को काटे। क्यों, ये तो आपस में काटेंगे नहीं, तो जब तक लाइनें कटेंगी नहीं तो कोण कैसे बनेगा, तो कोण जब बनेगा तो इसको एक तीसरी रेखा काटती है। तीसरी रेखा को क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल। मान लो ये वाली लाइन है आपकी एम, ठीक। तो आप सीधे देखो कि नाम दूसरे तरह से भी दे सकते हैं, बी सी ए बी सी डी और ई एफ भी दे सकते हैं, नाम कैसे दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक। मान लो नाम दे दिया मैंने पी क्यू। तो अब एक बात देखो, यहां पर सबसे पहली बात तो लिखते हैं कि ए बी समांतर है सी डी के, ये समांतर का निशान होता है, पैरेलल का निशान होता है। और आपकी जो पी क्यू है ना, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। कहने का मतलब पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। अब जब भी तिर्यक रेखा इसको काटेगी, देखो 8 कोण बनेंगे यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 कोणों में बहुत सारे प्रॉपर्टी लगती है, बहुत सारे गुण लगते हैं। नंबर देता हूं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आई है, अभी ये नंबर दिया है सिर्फ। अब हम इसमें लगाते हैं जरा प्रॉपर्टी, जरा ढंग से देखना।
प्रॉपर्टी कौन सी होती है? देखो इसमें मेन 4 प्रॉपर्टी लगती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो पहली प्रॉपर्टी लिख रहा हूं इसकी, क्या? कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर होते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कहने का मतलब संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। देखो जो समांतर रेखा वाला नियम है ना, ये बहुत आगे तक यूज होता है। मतलब कहीं पर वर्ग है, कहीं पर आयत है, कहीं पर आपकी पैरेललोग्राम है, तो वहां पर भी ये नियम यूज होता है। रोम्बस है, वहां पर ये नियम यूज होते हैं। मतलब पैरेलल लाइंस वाले नियम वहां भी यूज होते हैं। क्यों? वहां पर भी तो रेखाएं समांतर होती है। देखो एक बात याद रखना, अगर 2 रेखाएं समांतर हैं ऐसे और एक रेखा ऐसे जा रही है, तो भी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन ही होगी। क्यों? रेखा तो कितनी भी बढ़ा सकता है आदमी, तो ये ऐसे काट सकती है इसको। बात समझ में आ रही है? तो ये भी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन ही मानते हैं हम। या फिर ऐसे मान लो एक ये है, यहां से एक जा रही है रेखा, तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन ही है। बेशक आपके ऐसे कटती हुई दिख नहीं रही है, लेकिन ये काट रही है, इसको ये मानते हैं हम। क्यों? क्योंकि रेखाएं कभी खत्म नहीं होती ना, एंडलेस होती है, तो कितनी बढ़ा लो। तो आप यहां पे आओ दोबारा से, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण होते क्या है? तो देखो संगत कोण का सिंपल हिसाब किताब ये समझो कि उसी लाइन में, मतलब उसी तरफ एक बाहर वाला एक अंदर वाला। कहने का मतलब देखो, मान लो मैं इस साइड की बात करूं, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में 7 बाहर है, तो बिल्कुल ऐसे ही अंदर कहां है? 4। तो इसी साइड, मतलब देखो अंदर तो 8 भी है, लेकिन जैसे मान लो 7 ऐसे बन रहा है, तो 4 ऐसे ही बन रहा है, ऐसे 8 ऐसे बन रहा है, तो 3 ऐसे बन रहा है। तो मतलब बिल्कुल हूबहू एक अंदर बाहर वाला। कहने का मतलब देखो ये बाहर 7 हो गया, तो अब इसी लाइन पर अंदर कौन सा है? तो ये 4 है ना, तो आपका एंगल 7 बराबर एंगल 4। ये क्यों है? कोई कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। ये बराबर क्यों है, ये जानना जरूरी है। ये बराबर है, ठीक है, आप लिख भी देंगे कहीं पर, लेकिन कारण भी तो लिखना पड़ेगा। तो क्या है कारण? कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, और 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो 7 बराबर 4। ऐसे ही क्या फिर इधर ही देखो, एक अंदर वाला 8, तो बाहर वाला 3, तो एंगल 8 बराबर एंगल 3 भी होगा। कोरस्पोंडिंग का मतलब इतना है, एक अंदर और एक बाहर, और एक ही तरफ वाले। तो देखो 7 और 3 बराबर, सॉरी 7 और 4 बराबर, 8 और 3 बराबर। ऐसे इधर आएंगे तो 6 और देखो 6 ये रहा, देखो 6 ये है, उसके बाद 1 है ना साथ में, एक बाहर एक अंदर, तो एंगल 6 बराबर एंगल 1, और चौथा क्या है फिर? एंगल 5 बराबर एंगल 2, एंगल 5 बराबर एंगल 2। बात समझ में आ रही है ना? ये नंबर दिख रहे हैं साफ साफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हो गए। दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यही यूज होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक बात समझो, क्या होता है अंतः एकांतर कोण? तो देखो जरा, नाम में ही दिख रहा है, पहले समझो। इंटीरियर मतलब अंदर वाले होंगे, अल्टरनेट मतलब इधर उधर वाले होंगे। अल्टरनेट होता है मतलब अलग अलग तरफ। तो देखो अंतः मतलब अंदर वाले होंगे, एकांतर मतलब एक तरफ नहीं होंगे। तो देखो पहले बात तो अंदर का मतलब क्या होता है? देखो कभी भी 2 समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है, तो अंदर बाहर का मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर बन रहे हैं, इन दोनों के बाहर जो कोण बन रहे हैं वो बाह्य कोण। देखो इन दोनों रेखाओं के अंदर कौन से कोण बन रहे हैं? 5 8 4 1, क्योंकि देखो 2 3 6 और 7 तो बाहर बन रहे हैं ना, दोनों इन दोनों लाइन से बाहर बन रहे हैं। अंदर मतलब ये वाले 4 कोण। तो इन चारों कोण पर ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का नियम लगता है। ठीक, कैसे लगता है? देखो अल्टरनेट में ही है, अल्टरनेट मतलब एक इधर तो एक उधर। देखो तो अंदर वाला 8 ये रहा, तो उधर क्या है? 1 है। 8 ये रहा, तो उधर क्या है? 1। तो एंगल 1 बराबर एंगल 8। देखो 1 8। अब ऐसे ही मान लो 4 लूंगा, तो उधर वाला 5। बात समझ भाई? अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अलग अलग तरफ वाले और अंदर वाले। तो देखो अगर मैंने 1 लिया, तो 1 के साथ किसका बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर? तो उधर जो होगा उधर क्या है? 8। ऐसे ही इधर 4 लिया, तो उधर 5। तो 1 बराबर 8, 5 बराबर 4 होता है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। अब ऐसे ही देखो जरा, 2 प्रॉपर्टी और होती है इसमें। अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है। ऐसे ही जैसे इंटीरियर होता है, वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल मतलब अंतः नहीं, सॉरी बाह्य,
बाह्य एकांतर कोण, या फिर एकांतर बाह्य भी लिखते हैं, बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। कैसे? देखो सिंपल वही बात, देखो सब तो वही है, बस बाहर वाला आपकी बार अल्टरनेट तो है, लेकिन बाहर वाला, तो बाहर कौन से हैं? 1 2 3 4, ये 4 कोण बाहर है, तो अल्टरनेट मतलब एक इधर तो एक उधर, तो 2 है इधर बाहर, तो उधर बाहर कौन सा है? 7। देखो 2 के बाहर उधर एक तो 6 है, एक 7 है, लेकिन ये तो 6 और 2 तो एक ही तरफ हो गई, अल्टरनेट मतलब दूसरी तरफ वाला तो 2 के बराबर 7 होगा। ऐसे ही 3 के बराबर 6 होगा, तो एंगल 2 बराबर 7, एंगल 3 बराबर एंगल 6। क्या है ये? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का नियम है। अब ऐसे ही एक चौथी प्रॉपर्टी जो होती है, ये भी बहुत यूज होती है, क्या कि सम ऑफ, देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। ये समझना जरा, हिंदी में लिखता हूं पहले, क्या कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बात समझ में आई? ये क्या कहने का मतलब? देखो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और अंदर वाले कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। देखो तो अब देखो जरा, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन आपकी है, इसके इधर देखो, इधर अंदर कौन से हैं? 1 और 5 है ना, बस देखो सेम साइड मतलब एक ही तरफ और अंदर वाले। तो अगर मैं आपसे इस लाइन के राइट वाली बात करूं, राइट में, तो अंदर तो 1 और 5 है, 2 और 6 तो बाहर है, तो अंदर वाले मतलब 1 और 5 का योग 180 डिग्री होगा। यहां पर कोण 1 जमा कोण 5 बराबर 180 डिग्री होगा। सेम इधर आएंगे तो 4 जमा 8 180 डिग्री होगा। कोण 4 जमा कोण 8 बराबर 180 डिग्री। यही ये प्रॉपर्टी कहती है कि एक ही तरफ के अंदर वाले कोण, तो 1 जमा 5 180 होगा, 4 जमा 8 180 होगा। ये नहीं होंगे 180, अंदर वाले सिर्फ जिनका योग होगा 180 डिग्री होगा, जो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है, या तो लेफ्ट में या राइट में है और अंदर भी।